हेलो गाइड्स, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति के भाग 3 के वीडियो में हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण 25% जो परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएंगे। 100% आप देखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ सके। तो बिना कोई समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्विज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संग्रह है, स्टार्ट करते हैं। आगे की जो प्रश्न है पिछले वीडियो में हम करवा चुके हैं 50%, आगे हम देखेंगे। धर्मघोष सूर्य के आदेश से एकादशी के दिन के लिए पशुवध पर प्रतिबंध किस चौहान शासक ने लगाया था? यानी धर्मघोष सूर्य के आदेश से एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो कौन से चौहान शासक ने प्रतिबंध लगाया था? अर्णोराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान या विग्रहराज चतुर्थ? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ने ये प्रतिबंध लगाया था पशुवध पर, एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। अगला प्रश्न है, सपादलक्ष का स्वर्ण युग किस शासक का काल कहलाता है? सपादलक्ष का स्वर्ण युग कौन से शासक काल कहलाता है? अर्णोराज, सोमेश्वर, विग्रहराज या पृथ्वीराज? तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का जो काल है वो सपादलक्ष का स्वर्ण युग कहलाता है। अगला प्रश्न है, कौन चौहान शासक समकालीन विद्वानों में कवि बांधव कहलाता था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी कौन सा है जो चौहान शासक के समकालीन विद्वानों में कवि बांधव की उपाधि से सम्मानित था, कवि बांधव के नाम से जाना जाता था? तो वो था विग्रहराज, ठीक है ना। विग्रहराज चतुर्थ जो था उसको कवि बांधव के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, पार्श्वनाथ मंदिर के लिए मोरझारी गांव अनुदान में किस चौहान शासक ने दिया? यानी पार्श्वनाथ मंदिर के निर्माण के लिए मोरझारी नाम का जो गांव है वो अनुदान में कौन से शासक ने दिया दान में? अर्णोराज ने, सोमेश्वर, पृथ्वीराज द्वितीय या विग्रहराज? तो इसका जो राइट आंसर है वो पृथ्वीराज द्वितीय ने। पृथ्वीराज द्वितीय ने ये मोरझारी गांव है वो पूरा पार्श्वनाथ मंदिर के लिए दे दिया था दान में, ठीक है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय काल कौन सा है? 1177 से 1192, 1180 से 1193, 1067 से 1120 या 1137 से 1187? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1177 से 1192। ये पृथ्वीराज तृतीय का काल का कार्यकाल है, 1177 से 1192। तो अगला जो प्रश्न है उसको चलते हम, पृथ्वीराज की प्रारंभिक कठिनाइयों के काल में किसने मदद की थी? ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है परीक्षाओं में। पृथ्वीराज की प्रारंभिक कठिनाइयों के काल में किसने मदद की थी पृथ्वीराज की? भुवनदास, चंद्रवरदाई, दुर्गादास या जयदेव? तो याद रखना भुवनदास ने, तो भुवनदास है इसने पृथ्वीराज की सहायता की थी। अगला प्रश्न है, सियालकोटी दुर्ग का निर्माण कब हुआ? सियालकोटी दुर्ग उसका निर्माण कब हुआ? 1181, 1176, 1188 या 1190? तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा 1181 में। सियालकोटी दुर्ग का निर्माण है वो 1181 में हुआ था। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? तराइन का जो प्रथम युद्ध है चौहान तुर्कों के मध्य, राठौड़ खिलजी के मध्य, चालुक्य खिलजी या चौहान खिलजी? उसका जो राइट आंसर है वो जाएगा चौहान और तुर्कों के मध्य। आप देख सकते हो तराइन का प्रथम युद्ध, तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं किन किन के मध्य हुआ, लेकिन यहाँ नाम ने देखे और ऐसा पूछे कौन से वंशों के मध्य हुआ था। तो चौहान, पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के थे और जो मोहम्मद गौरी है वो तुर्क था। तो इस प्रकार से चौहान और तुर्कों के मध्य ये प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध चौहान और तुर्कों के मध्य, ये भी याद रखना आपको। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज तृतीय किस राजा की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से उठा लाया था? पृथ्वीराज जो तृतीय है वो कौन से राजा की पुत्री जिसका नाम संयोगिता था उसको स्वयंवर से उठा के लाया था? वागपति, जयचंद, जगमल या बलभद्र? तो इसका आप सभी जानते हो जयचंद। जो संयोगिता थी वो जयचंद की पुत्री थी और जयचंद की जो पुत्री संयोगिता उसी को ये पृथ्वीराज तृतीय जो ले आए थे स्वयंवर के समय उठा के। अगला प्रश्न है, रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? यानी रणथंभौर के जो चौहान वंश है उसका संस्थापक कौन था? अर्णोराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान या गोविंदराज प्रथम?
तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, गोविंदराज प्रथम। यानी रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक था वो था गोविंदराज प्रथम। अगला प्रश्न है, रणथंभौर के किस चौहान शासक का इल्तुतमिश ने दिल्ली में वध करवा दिया था? तो रणथंभौर का कौन सा चौहान शासक था जिसका इल्तुतमिश ने वध करवा दिया था दिल्ली में? अर्णोराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान या प्रहलादन? तो इसका राइट आंसर आप सभी जानते हो प्रहलादन हो जाएगा। यानी प्रहलादन जो चौहान शासक था रणथंभौर का, इसका वध करवा दिया था इल्तुतमिश ने दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान शासकों में प्रतिभा संपन्न शासक था, प्रतिभाओं से संपन्न शासक कौन सा था? अर्णोराज, सोमेश्वर, पृथ्वीराज चौहान या हमीर चौहान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमीर चौहान। हमीर चौहान जो है बहुत ही प्रतिभा संपन्न शासक था रणथंभौर के चौहान शासकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन ने जाहिन के दुर्ग में पर कब आक्रमण किया? जलालुद्दीन ने जाहिन के दुर्ग पर आक्रमण किया जिसमें उसे सफलता मिली, परंतु गढ़ को लेने में असफलता मिली, गढ़ को नहीं ले सका। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1282 में। यानी जलालुद्दीन ने 1282 में जाहिन दुर्ग पर आक्रमण किया जिसमें उसे सफलता तो मिली परंतु वो गढ़ को लेने में कामयाब नहीं हो सका। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में मंगोल विद्रोही जालोर से भागकर हमीर की शरण में आ गए थे? वजीर नसरत खां, मलिक मोहम्मद जुना खान या उलुग खान? तो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा डी, उलुग खान। उलुग खान के नेतृत्व में मंगोल विद्रोही है वो जालोर से भागकर और हमीर की शरण में आ गए थे। अगला प्रश्न है, रणथंभौर का युद्ध में किस किस के मध्य हुआ? तो रणथंभौर का युद्ध है वो किस किस के मध्य हुआ था? हमीर और फिरोज शाह, हमीर और अलाउद्दीन, मंगोल और हमीर, और पृथ्वीराज चौहान और जलालुद्दीन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हमीर और अलाउद्दीन। रणथंभौर का युद्ध है वो अलाउद्दीन और हमीर के मध्य हुआ था। याद रखना, रणथंभौर का युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध है, हमीर और अलाउद्दीन के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीर के दरबार में राज्य सम्मानित कवि कौन सा था? तो हमीर के दरबार में जो राज्य सम्मानित कवि था, विजयादित्य, बांकीदास, जयदेव या नैन्सी? जिसका राइट आंसर है वो हो जाएगा विजयादित्य। जो विजयादित्य था वो हमीर के दरबार में सम्मानित कवि था। अगला प्रश्न है, किस स्थान से अशोककालीन 2 शिलालेख मिले हैं जिससे अशोक ने अपने आप को बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान किया है? इनमें से कौन से 2 शिलालेख है जो अशोककालीन है और अशोक ने उसमें अपने आप को बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान बताया है? विराट, तरखान वालों का डेरा, आहड़ या कालीबंगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा विराट। विराट जो जयपुर में स्थित है वहाँ अशोककालीन 2 शिलालेख है जिसमें बौद्ध धर्म के प्रति निष्ठावान बताया अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन शिलाफलकों में कृष्ण लीला चित्रित की गई है, ये अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो गुप्तकालीन शिलाफलकों में कृष्ण लीला ये आपको मिल जाएगी मंडोर जोधपुर में। तो मंडोर जोधपुर जो है यहाँ गुप्तकालीन शिलाफलक है जिसमें कृष्ण की लीला चित्रित की गई है। ये मंडोर जोधपुर से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत में उल्लेखित मत्स्य देश की राजधानी थी? महाभारत में उल्लेखित मत्स्य जो देश है उसकी राजधानी कौन सी थी? जांगल, सांभर, दौसा या विराट? तो मत्स्य देश की राजधानी है वो थी विराटनगर, यानी विराट, जो कि जयपुर जिले में है विराट। अगला प्रश्न है, अब तक साल भाजिका की प्रस्तर प्रतिमाएं ही मिलती थी, राज्य के किस स्थान से एक मिट्टी के बर्तन पर साल भाजिका का अंकन है? ठीक है ना, यानी साल भाजिका की पत्थर की जो प्रतिमाएं मिलती थी लेकिन एक स्थान से मिट्टी के बर्तन पर साल भाजिका का अंकन है। नो है, नाडोल, कालीबंगा या मध्यमिका? तो ये जो प्राप्त हुआ है हमें ये नाडोल पॉलिसी इस प्रकार से मिट्टी के बर्तन पर साल भाजिका का अंकन किया गया है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने निखात निधि नियम कब बनाया? तो राजस्थान सरकार ने निखात निधि नियम 1961 में बनाया था। याद रखना 1961 में ये नियम बनाया था, निखात निधि नियम। कई बार परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न, नए प्रश्न आ जाते हैं जो हमारे सामने देखे हुए कम मिलते हैं, तो इन प्रश्नों को भी हमें देख लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में गुप्त नरेशों की सबसे बड़ी निधि जिसमें 1821 स्वर्ण सिक्के थे कहाँ मिली है? यानी गुप्त नरेशों की सबसे बड़ी निधि है, सबसे बड़ा संग्रह उनका 1821 सोने के सिक्के मिले हैं, वो कहाँ से मिले हैं? मोरौली जयपुर, बयाना भरतपुर
बालाथल उदयपुर या बागोर भीलवाड़ा। तो ये जो आपको प्राप्त हुई है ये बयाना भरतपुर से, भरतपुर जिले में बयाना जो स्थान है वहाँ से गुप्त नरेश की सबसे बड़ी जो निधि है वो प्राप्त हुई है। अगला है राजस्थान के किस स्थान से गुप्तकालीन सोने के 48 सिक्के प्राप्त हुए हैं। यानी राजस्थान के किस स्थान से गुप्तकालीन सोने के सिक्के प्राप्त हुए 48 सिक्के, अहेड़ा, बयाना, बालाथल या बागोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अहेड़ा, अहेड़ा से ये प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है गुप्तकालीन किस सम्राट ने राज्य के माओ, योद्धा, अर्नुनामन, आमेर आदि राज्यों को हराकर अपने अधिकार में ले लिया। तो कौन से गुप्तकालीन सम्राट ने इन सब राज्यों को हराकर अपने अधिकार में ले लिया था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, श्रीगुप्त या सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त है, उन्होंने ये इन सब राज्यों को हराकर अपने अधिकार में ले लिया था। समुद्रगुप्त बहुत ही महान शासक हुए। अगला है खड़िया मिट्टी से बनी कामदेव रति की कुषाण कालीन मूर्ति कहाँ पर मिली है? यानी खड़िया मिट्टी से बनी हुई मूर्ति है कामदेव रति की, कुषाण कालीन ये है, ये कौन से स्थान से मिली है? नो है, नगर, कालीबंगा या मध्यमिका? इसका राइट आंसर है वो बी हो जाएगा, नगर टोंक से। नगर टोंक से ये प्राप्त हुई है। अगला है अजयकापाद की दुर्लभ मूर्तियाँ कहाँ से मिली है? अजयकापाद की दुर्लभ मूर्तियाँ रंगमहल की थेड़ी, कालीबंगा, तनखान वालों का डेरा या पीलीबंगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगमहल की थेड़ी। अजयकापाद की जो दुर्लभ मूर्तियाँ है वो रंगमहल की थेड़ी से हमें प्राप्त हुई है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे के प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में करेंगे।